नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोर लेजर कार्ड। देखिए ये टॉपिक आज तक एग्जाम में आया नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा लेंदी टॉपिक है। इसमें जो कैलकुलेशन होता है ना थोड़ा लंबा होता है लेकिन बहुत इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ कॉपी पेस्ट आपको करना होता है। तो इस पे हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, इसके सम्स को बस थोड़ा ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेंगे एक बार, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया और बहुत ही ईजी होता है, डिस्कशन में ही आपको क्रैक हो जाएगा एकदम। अब एक बात मेरे को बताइए, हमने एक कार्ड के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है कौन सा कार्ड था? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिन कार्ड के बारे में पढ़ा था। बिन कार्ड कहां पर था? स्टोर्स डिपार्टमेंट में। याद है जब हम स्टॉक लेवल वाले कंसेप्ट को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था एक बिन होता है, बिन के ऊपर हम बिन कार्ड लगाते हैं, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले बिन कार्ड को यूज करते हैं। बिन कार्ड में क्या रहता है? बिन कार्ड में एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के बारे में सारी डिटेल्स रहती है कि इस पर्टिकुलर बिन में कौन सा रॉ मटेरियल है, कितना आया, कब आया, कितना गया, कब गया, कितनी क्वांटिटी मेरे पास है। तो बिन कार्ड का काम क्या है कि आपको किसी भी पॉइंट पे ये बताना कि मेरे पास कितना रॉ मटेरियल अभी है इस बिन के अंदर। और वहीं स्टोर लेजर कार्ड आपको बताता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी क्या वैल्यू है। स्टोर लेजर कार्ड क्या बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखें, बिन कार्ड में और स्टोर लेजर कार्ड में, बिन कार्ड सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट बना रहा है? स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर लेजर कार्ड कौन बना रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि यहां पे वैल्यू से मतलब है। बिन कार्ड में हमें क्या होता है? सिर्फ क्वांटिटी से मतलब होता है कि कितने क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास है। लेकिन वहीं स्टोर लेजर कार्ड में क्वांटिटी से भी मतलब है, रेट से भी मतलब है, तभी तो हम जाके अमाउंट निकाल पाएंगे ना, तभी तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चलेगी जब मेरे पास क्वांटिटी भी हो, रेट भी हो। तो बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी से लेना देना है, स्टोर लेजर कार्ड में क्वांटिटी, रेट दोनों से लेना देना है। फिर बिन कार्ड हम जनरली परपेचुअल बेसिस पे बनाते हैं। परपेचुअल बेसिस पे बनाने का मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे बन रहा है। मटेरियल आया, रिकॉर्ड किए, मटेरियल गया, रिकॉर्ड किए। लेकिन वही जो स्टोर लेजर कार्ड होता है वो पीरियोडिक बेसिस पे बनता है, जनरली एट द एंड ऑफ द वीक या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ, ऐसे बनाया जाता है। क्लियर है क्या डिफरेंस है दोनों में? तो बिन कार्ड हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट में बनता है, स्टोर लेजर कार्ड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बनता है। बिन कार्ड को बनाने का पर्पस क्या है कि ये पता चल पाए कि हमारे पास किसी भी पॉइंट पे कितनी इन्वेंट्री है। पर्पस इन्वेंट्री कंट्रोल, अप टू डेट रिकॉर्ड्स, किस पॉइंट पे मेरे पास क्या इन्वेंट्री है वो पता चल सके। और स्टोर लेजर कार्ड का पर्पस क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को निकालना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बिन कार्ड हम परपेचुअल बेसिस पे बनाते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत एंट्री कर देंगे। मटेरियल रिसिट हुआ, एंट्री करो, मटेरियल इशू हुआ, एंट्री करो। लेकिन वही कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये जो हमारा स्टोर लेजर कार्ड है, ये कब बनता है? पीरियोडिक बेसिस पे बनता है, जनरली एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द वीक। पीरियोडिक बेसिस एट द एंड ऑफ द वीक या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पे क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है बिन कार्ड के केस में, और स्टोर लेजर कार्ड के केस में क्वांटिटी, रेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेथड्स क्या क्या है स्टोर लेजर कार्ड के? सबसे पहले हम स्टोर लेजर कार्ड का ना फॉर्मेट देखते हैं, फिर मेथड्स पे डिस्कशन करेंगे कि स्टोर लेजर कार्ड कैसा होता है हमारा। ये आ गया हमारा डेट, रिसिट्स, इश्यूज और बैलेंसेस। यहां पे हमने लिखा डेट, कि किस डेट लिखने का सिग्निफिकेंस ये है कि पता चल पाए कि ट्रांजैक्शन कब हो रहा है। फिर है रिसिट्स, कभी भी अगर स्टोर्स में मटेरियल आए, कहीं से भी मटेरियल आए, उसकी एंट्री कहां होगी? रिसिट्स में। कभी भी मटेरियल स्टोर से जाएगा, किसी भी रीजन से जाए, तो उसकी एंट्री कहां होगी? इश्यूज में। और जो बच गया दैट इज बैलेंस, जो बच गया दैट इज बैलेंस। रिसिट्स में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कभी भी रिसिट हुआ, रिसिट में एंट्री करेंगे, इशू हुआ, इशू में एंट्री होगा, और जो बच गया दैट इज बैलेंस। अब मेथड्स क्या क्या है? मेथड्स में अपने पास है फीफो मेथड,
लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और बेस स्टॉक मेथड। ये 7 मेथड्स हैं। एक एक करके हर मेथड्स को थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कैसे होता है। बट सबसे पहले ये बताइए कि फीफो मेथड और लीफो मेथड क्या होता है। वेरी गुड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मतलब नहीं है मेरे भाई, ये तो फुल फॉर्म है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो मटेरियल पहले आया वो मटेरियल पहले इशू होगा। मीन जो मटेरियल मेरे पास पहले रिसीव हुआ वो हम पहले इशू कर देंगे। और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो मटेरियल बाद में आया वो पहले इशू होगा। क्लियर? क्वेश्चन देखेंगे अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ कुछ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है कि कभी भी अगर सप्लायर से रिटर्न आता है, सप्लायर से रिटर्न आता है मींस हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। सप्लायर से रिटर्न आया मतलब हमने सप्लायर को रिटर्न किया। अगर हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास मटेरियल आ रहा है या मटेरियल जा रहा है? हमने मटेरियल हमारे पास आया या गया? एकदम सिंपल सोचिए। सप्लायर के पास रिटर्न चला गया मतलब हमारे पास से तो मटेरियल गया। अगर हमारे पास से मटेरियल गया तो रिसीट है या इशू? इशू। तो इशू पे रिकॉर्ड करेंगे। और किस प्राइस पे? जिस प्राइस पे सप्लायर ने हमें भेजा होगा उसी प्राइस पे इशू कर देंगे। आप सपोज करिए कि आप बाजार गए, आपने एक 50 रुपीज का सामान लेकर आप आए, घर आए आपको पसंद नहीं आया, आप रिटर्न करने जाओगे तो शॉपकीपर आपको कितने रुपए देगा? 50 रुपीज ही देगा जितने पे आप लेके आए। तो वैसे ही जब हम सप्लायर को रिटर्न कर देंगे तो हम कहाँ एंट्री करेंगे? इश्यूज पे। और किस रेट पे करेंगे? जिस रेट पे हमने परचेस किया था उस रेट पे। तो कभी भी अगर सप्लायर को रिटर्न होगा तो उसे शो करना है इश्यूज पे। और किस रेट पे? जो ओरिजिनल परचेज रेट है, जिस रेट में आपने परचेज किया था उस रेट पे। रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सप्लायर गुड्स भेजता है स्टोर्स में, स्टोर से फिर वो गुड्स जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आ रहा है, ये हमारा सप्लायर है, ये हमारा स्टोर्स है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सप्लायर ने गुड्स यहां भेजा तो स्टोर्स में रिसीट हुआ। अगर सप्लायर को हमने गुड्स वापस दे दिया तो स्टोर्स में से वापस चला गया तो इशू है। फिर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स भेजा गुड्स बनने के लिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब हम भेजेंगे तो वो इशू है। लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टोर से वापस आ रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आ रहा है स्टोर्स के पास, तो ये हमारे लिए क्या है? ये तो हमारे लिए रिसिट है। आप स्टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, स्टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? आपके पास गुड्स आ रहा है तो जब भी हमारे पास गुड्स आएगा रिसिट, गुड्स हमारे पास से जाएगा इश्यूज। तो स्टोर्स में गुड्स आया तो ये हमारे लिए क्या है? रिसिट। स्टोर्स में गुड्स आया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आया तो गुड्स आ रहा है मतलब रिसिट है। और किस रेट में हम लेंगे? हमने पहले इशू किया होगा तभी तो गुड्स वापस आ रहा है। तो इशू किया होगा तो जो प्राइस पे इशू किया था वही प्राइस पे वापस आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो रिसिट एट इशू डेट, जिस भी रेट पे आपने इशू किया था उसी पे वापस आ गया। अगर कोई शॉर्टेज है, शॉर्टेज का मतलब कम हो गया गुड्स, कम हो गया मेरे पास से गुड्स चला गया तो इशू पे दिखाएंगे। और रेट क्या होगा? जो भी अपना मेथड है, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फीफो के हिसाब से जो रेट आएगा, लीफो फॉलो कर रहे हैं तो लीफो के हिसाब से जो रेट आएगा, या सैम फॉलो कर रहे हैं, वैम फॉलो कर रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेबल मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम शो करेंगे। क्लियर है? ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज, शॉर्टेज को कैसे ट्रीट करना है? देखिए शॉर्टेज दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है नॉर्मल, एक हो सकता है एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल शॉर्टेज है मतलब मेरे को पता था कि हाँ इतना तो चलो शॉर्टेज होता ही है, तो उसका जो भी अमाउंट होगा वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नॉर्मल शॉर्टेज है फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। एबनॉर्मल शॉर्टेज है तो उसका अमाउंट कहाँ जाएगा? हमेशा कॉस्टिंग पीएल में। पूरे कॉस्ट में कहीं पर भी कभी भी एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल शॉर्टेज हो, हमेशा कॉस्टिंग पीएल में ही जाएगा। और नॉर्मल जनरली ओवरहेड्स पे चार्ज होता है। तो नॉर्मल लॉस है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पे, एबनॉर्मल लॉस है तो कॉस्टिंग पीएल में। फॉर्मेट हमने देखा, अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं हर एक मेथड के। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री। समरी आपको गिवन है रिसिट की, इशू की। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस गिवन है, इशू हुआ ये सब, ठीक है, अच्छी बात है। रिसीव फ्रॉम सप्लायर तो रिसिट है। रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर्स में रिटर्न हुआ, रिटर्न टू स्टोर्स, आप स्टोर्स के पीओवी से देख रहे हो तो स्टोर्स में रिटर्न होके आया, स्टोर्स में आया मतलब आपके लिए रिसिट है। इशू, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से मिला, अगेन स्टोर्स में आया, रिसिट है। इशू, रिसीव फ्रॉम सप्लायर, रिसिट है। इशू, रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर्स में रिटर्न हो गया, अगेन रिसिट है क्योंकि स्टोर्स में आया। रिसीव फ्रॉम सप्लायर, रिसिट है। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स का शॉर्टेज है
तो शॉर्टेज क्या होता है, इशू होता है, तो ये इशू हो जाएगा। और 8 यूनिट्स ऑन 27, तो ये 8 यूनिट्स भी क्या है, शॉर्टेज है, तो मतलब इशू है। प्रिपेयर दी स्टोर्स लेजर रिसिट्स एंड इशू, पहले फीफो से फिर लीफो से, दोनों मेथड देख लेते हैं फीफो लीफो में। तो हमारे पास सबसे पहले बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जो है उसको बैलेंस में लिख दिया 500, रेट थी 25, 12,500। अब जब इशू होगा तो जो पहले आया, पहले हमारे पास क्या है, यही है, इसी में से इशू होगा, करते जाइए इशू। इशू हुआ देखिए 25, फिर 25, फिर 25 के रेट पे इशू हुआ, फिर गुड्स हमारे पास वापस आ गया, रिसीव हुआ सप्लायर से। अब जब भी सप्लायर से रिसीव होगा तो हम क्या एंट्री मींस क्या देखेंगे, हमारे पास अब दो रेट हो गए, एक तो ये 25 और एक ये 24.5, दोनों को अलग अलग लिखिए। देखिए 250, 25, 6250, और यहाँ पर 200, 24.5, 4900, दोनों को अलग अलग लिखा। अब जब इशू होगा तो किस में से होगा, जो पहले आया था, पहले कौन सा था, पहले ये 25 वाला था, तो इस 25 में से इशू करेंगे, कि इसमें से इशू हो गया 5। तो जब तक ये 250 खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम 25 रुपए पे इशू करते रहेंगे। फिर 245 में से 180 गया, फिर अगेन हमारे पास 240 यूनिट्स और आ गया। तो अब हमारे पास टोटल 3 तरह की क्वांटिटी हो गई, एक तो ये 65 25 रुपए के हिसाब से, फिर एक जो हमारे पास 200 क्वांटिटी आया था 24.5 के हिसाब से, और लास्ट में 15 क्वांटिटी जो हमारे पास आया ये 24 के हिसाब से। मेरे पास 3 तरह की क्वांटिटी है, फिर 240 क्वांटिटी और आ गई 24.75 के हिसाब से, तो अब 4 तरह की क्वांटिटी हो गई। तो चारों को अलग अलग लिखेंगे। इशू कैसे करना है, फीफो के हिसाब से। हमने 304 यूनिट्स इशू किए, तो 304 में से ये 65 जाएगा सबसे पहले 25 के हिसाब से, फिर 200 और चला जाएगा, फिर ये 15 भी चला जाएगा। अब इस 240 में से जो बैलेंस बचा, मेरे को 304 यूनिट्स इशू करना है, तो 65 गया, 200 गया, 15 गया, कितना बच गया, 24 यूनिट्स बच गया। तो ये 24 यूनिट्स कहाँ से जाएगा, अब इसमें से जाएगा 240 में से, तो ये गया। एकदम क्लियर है। देखिए ये टॉपिक कभी आता भी नहीं और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एकदम थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचेंगे बन जाएगा। तो फीफो ऐसे करना है। फिर अगर लीफो में है तो लीफो में क्या होगा, जो बाद में आया वो पहले जाएगा। बैलेंस में 525, 12500, अभी तो अपने पास एक ही क्वांटिटी है तो इसी में से इशू करेंगे, किया किया किया, फिर हमारे पास क्वांटिटी आ गई 200 क्वांटिटी 24.5 के हिसाब से। तो अब हमारे पास 2 क्वांटिटी है। अगर अब इशू होगा तो किस में से होगा, जो बाद में आया उसमें से। बाद में क्या आया 24.5 वाला, तो इसमें से इशू करेंगे। फिर हमारे पास आ गया 15 यूनिट 24 रुपए के हिसाब से, 3 यूनिट हो गए, अब एक 250, एक 200, एक 15, तीनों के रेट अलग अलग है। 5 यूनिट का जो शॉर्टेज हुआ, अब ये शॉर्टेज कहां से जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया। बाद में कौन सा रेट आया, ये 24, तो 24 के हिसाब से गया। देखिए 15 में से 5 चला गया, तो हमारे पास 10 क्वांटिटी बच गई, और ऊपर का जैसा है वैसा ही है, एकदम सिंपल है। फिर 10 यूनिट्स और हमने इशू किए, नहीं 10 नहीं, हमने कुल मिला के 180 यूनिट्स इशू किए। तो 180 में से ये जो 10 है ये पहले जाएगा, फिर जो बच गया 170 वो इस 200 में से जाएगा। अब मेरे पास ये 250 तो एज इट इज बचा हुआ ही है, 200 में से 170 चला गया, तो 30 बचा हुआ है। सिंपल है, ये क्लियर है फीफो लीफो। फिर इसमें अपने को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना था, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन था, जो आया प्लस किया रिसिट्स, रिसिट्स का मतलब परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, शॉर्टेज भी था इसीलिए शॉर्टेज को भी माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को एवरेज इन्वेंट्री के साथ डिवाइड करिए, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता चल ही गया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 से एवरेज इन्वेंट्री मिल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को एवरेज इन्वेंट्री के साथ डिवाइड किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल गया। तो एकदम ईजी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, सैम और वैम, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। पहले दोनों में डिफरेंस देखिए, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में डिफरेंस क्या है। सिंपल एवरेज का मतलब होता है, सपोज करिए कि आपके पास 3 तरह की क्वांटिटी है, एक है 200/24, एक है 250/23, एक है 270/25। 3 तरह की क्वांटिटी है।
अगर सिंपल एवरेज निकालना है तो सिर्फ रेट्स को ऐड करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि तीन तरह की क्वांटिटी है। सिंपल एवरेज आएगा 24 प्लस 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3। 24 प्लस 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3, ये आया 24। सिंपल एवरेज हो गया 24। वेटेड एवरेज के केस में क्या करेंगे, क्वांटिटी को भी कंसिडर करना है। वेटेड एवरेज 200 इंटू 24, अमाउंट निकालिए पहले, 250 है 23 के हिसाब से प्लस 270 यूनिट्स है 25 के हिसाब से, डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, 200 प्लस 250 प्लस 270, तो 200 इंटू 24 4800 प्लस 250 इंटू 23 5750 प्लस 270 इंटू 25 6750 डिवाइडेड बाई टोटल 200 प्लस 250 प्लस 270 720, यह आएगा आपका 4800 प्लस 5750 प्लस 6750 17300 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 250 प्लस 270 720 यूनिट्स, 17300 डिवाइडेड बाई 720 24.027। ये डिफरेंस है वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में। सिंपल एवरेज में सिर्फ रेट्स को लेना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, मिल जाएगा आपको सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज में क्वांटिटी को भी कंसिडर करते हैं। अब देखिए सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल एवरेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ये है ना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा फीफो से ट्रैकिंग रखना पड़ेगा। फीफो से ट्रैकिंग रखना पड़ेगा। ट्रैकिंग रखने का क्या मतलब है, देखिए जब भी सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज फॉलो होता है तो आपको ऐसा समझना है कि एक बास्केट है, गुड्स आया, उस बास्केट में हमने डाला, और जब हम इशू करेंगे तो उस बास्केट में से निकाल के इशू कर देंगे। तो बस मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस बास्केट में जो गुड्स हैं उसमें कौन कौन सा रेट है, कितने रेट्स का गुड्स आया है, तभी तो मैं एवरेज निकाल पाऊंगा ना। मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करिए कि ये एक बास्केट है, ये एक पूरा बास्केट है। अब इसमें गुड्स मैंने लाया, मैंने डाल दिया, फिर गुड्स आया, मैंने डाल दिया, फिर गुड्स आया, मैंने डाल दिया। इस बास्केट में गुड्स है। अब जब इशू होगा तो इसी में से निकलेगा। तो निकलते वक्त मेरे को ये नहीं पता है कि मैं कौन सा गुड्स निकाल रहा हूं, ये वाला निकाल रहा हूं या ये वाला निकाल रहा हूं या ये वाला निकाल रहा हूं, क्योंकि मिक्स हो चुका है, क्योंकि सब मिक्स हो गया है। ये वाला जो गुड्स है ये 24 के हिसाब से आया था, ये 25 के हिसाब से आया था, ये 23 के हिसाब से आया था। तो अब सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज निकालने के लिए मेरे को ये रेट्स बस जानने हैं कि ये रेट्स क्या क्या हैं। एक बार मेरे को ये रेट्स पता है तो मैं एवरेज निकाल सकता हूं। तो इसीलिए सिंपल एवरेज में हम क्या करेंगे ना, बस थोड़ा ट्रैकिंग रखेंगे कि हमारे पास जो क्वांटिटी है उसमें कौन कौन सा रेट हो सकता है। वेटेड एवरेज में तो वो झमेला भी नहीं है, क्योंकि उसमें सीधा अमाउंट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हैं। वो देखेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। बट सिंपल एवरेज में आपको ध्यान में रखना है कि फीफो से थोड़ा ट्रैकिंग रखना होगा। ये क्वेश्चन करते हैं, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइसिंग ऑफ इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज के हिसाब से करते हैं पहले, परचेज्ड 100 यूनिट्स एट द रेट 10 ईच। तो ये कहाँ पे आएगा, रिसिट्स में आएगा, रिसिट्स में आ गया 100 यूनिट्स 10 के हिसाब से 1000, यही बैलेंस है 100 10 यूनिट्स के हिसाब से 1000। फिर वापस हमने 200 यूनिट्स परचेज किया 10.2 के हिसाब से, तो 200 10.2 के हिसाब से 2040। अब मेरे पास टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, 100 पहले था, 200 और आ गया, 300 हो गई टोटल क्वांटिटी। टोटल अमाउंट क्या है 3040। ठीक है, एकदम इजी है। अब हमने क्या किया है, 250 यूनिट्स इशू कर दिया है। तो जब इशू करेंगे तो बास्केट में से इशू होगा, बास्केट में 300 यूनिट्स हैं, 300 यूनिट्स में से 250 यूनिट्स निकल गए, लेकिन किस रेट पे। अब देखिए कि बास्केट में जो गुड्स हैं उनकी परचेस प्राइस क्या क्या है, एक था 10 का, एक था 10.2 का, तो 10 और 10.2 का एवरेज लिया, 10 और 10.2 का एवरेज लिया, 10.10 आया। इस पे मैंने 250 यूनिट्स इशू कर दिया। मेरे पास जो गुड्स थी उसकी वैल्यू थी 3040, उसमें से 2525 चला गया, तो बचा क्या 515 बचा। कितने यूनिट्स मेरे पास बचे हैं, 300 यूनिट्स में 250 चले गए, 50 यूनिट्स बचे हैं। तो ये जो 50 यूनिट्स है इसकी प्राइस क्या होगी, इसी को मैं बोल रहा था ट्रैकिंग रखना। ये जो 50 यूनिट्स है इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो
ये वाला जब भी हम फॉलो करेंगे सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, तो हम ट्रैकिंग फीफो से रखेंगे कि जो पहले आया वो चला गया होगा। मेरे पास जो 300 यूनिट्स था उसमें से 250 यूनिट्स जो गया, उसमें 100 यूनिट जो पहले आया था वो पूरा चला गया, मतलब ये पूरा खत्म हो गया है। अब जो 50 यूनिट्स बचा है वो इस 200 में से बचा है। अब जो 50 यूनिट्स बचा है वो इस 200 में से बचा है। तो इसकी प्राइस क्या थी 10.2। तो अब जो बास्केट में गुड्स है उसमें सिर्फ एक ही परचेस प्राइस है 10.2 की। ये 10 रुपीज वाला चला गया पूरा, क्योंकि 100 यूनिट्स गए पूरे। क्लियर है, यही बताना चाह रहा था मैं। फिर मेरे पास 200 यूनिट्स और आ गए 10.5 के हिसाब से। तो मेरे पास दो क्वांटिटी है, बास्केट में गया 50 पहले से था, 200 और आ गया 250 हो गया। लेकिन इस बास्केट में दो परचेस प्राइस है, क्या क्या, एक तो 10.2 और एक जो अभी 10.5 आया। 250 यूनिट्स, टोटल वैल्यू 2615। फिर 300 यूनिट्स और आ गए 10.8 के हिसाब से, 3240 टोटल किया 5855। अब मेरे पास तीन परचेस प्राइस है, एक 10.2, एक 10.5, एक 10.8। तो अब जब एवरेज लेंगे तो इन तीनों के हेल्प से लेंगे। फिर 200 यूनिट्स मैंने इशू कर दिए। तो ये जो 200 यूनिट्स इशू हुए इसकी प्राइस क्या आने वाली है 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8, टोटल ऐड किया 3 से डिवाइड किया, एवरेज मिल गया 2100। तो 5855 वैल्यू थी, उसमें से 2100 चला गया, 3755 बचा। अब जो मेरे पास गुड्स है वो कौन वाले हैं, देखिए 550 था, इसमें से मैंने कितना इशू किया 200। तो 200 जो गया उसमें ये 50 तो स्टार्टिंग का पूरा चला गया, ये जो 50 था ये पूरा चला गया, और जो 150 यूनिट्स बचा वो इसमें से चला गया। तो अब मेरे पास 10.5 के प्राइस पे जो आया था उसका 50 यूनिट्स बचा हुआ है, और ये 300 तो पूरा ही बचा हुआ है। क्लियर हो रहा है, यही समझाना चाह रहा था कि फीफो से ट्रैकिंग रखना है, जो पहले आया था वो पहले चला जाते जाएगा। ट्रैकिंग रखने का मतलब ये है। फिर मैंने 200 यूनिट्स और इशू किया। तो अब जो 200 यूनिट्स इशू करेंगे उसमें से ये 50 जाएगा पूरा, और इसमें से 250 जाएगा। एवरेज 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाई 2 10.65। तो अब जो 150 गुड्स बच गए उसकी वैल्यू क्या होगी 10.8 के हिसाब से, ये ट्रैकिंग रखना है। यहां पे जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा, वो तो टोटल में से जितना इशू हुआ उसको माइनस करके आएगा। ये बस आपको ट्रैकिंग रखना है कि प्राइस क्या हो सकती है इस गुड्स की। क्लियर है। फिर 100 यूनिट्स और आ गए, 150 यूनिट्स थे 10.8 के हिसाब से, 100 यूनिट्स और आ गए, तो 250 यूनिट्स हो गए मेरे पास। दो परचेस प्राइस, एक 10.8 एक 11। एवरेज निकालेंगे, इशू हो गया, कितना यूनिट्स इशू हुआ 150, तो ये पूरा 150 इसमें से गया। अब बास्केट में जो गुड्स है उसमें एक ही परचेस प्राइस है 11 रुपीज वाला। क्लियर हो रहा है, ये ऐसे करना है। एवरेज का मतलब हमेशा मिक्सचर में से इशू होगा। मैंने बताया ना एक बास्केट है, बास्केट में सब लाके डाला हुआ है, उसी में से इशू हो रहा है। तो प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, फीफो से ट्रैकिंग रखेंगे। सिंपल एवरेज रेट निकालने के लिए बास्केट में जो भी रेट्स है उन सबका सिंपल एवरेज कर लीजिए। वेटेड एवरेज बहुत ईजी है। वेटेड एवरेज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल क्वांटिटी देखना है, टोटल अमाउंट देखना है, डिवाइड करके रेट निकाल लेना है। जैसे 100 यूनिट्स आए 10 के हिसाब से 1000, फिर 200 यूनिट्स आए 10.2 के हिसाब से 2040। तो टोटल में 300 यूनिट्स है, टोटल वैल्यू क्या है 3040। सिंपल इसका एवरेज निकालिए, 3040 डिवाइडेड बाई 300 यूनिट्स 10.13। तो अब जब इशू होगा तो इस 10.13 के हिसाब से इशू होगा। ये बहुत इजी मेथड है। 250 यूनिट्स चले गए 10.13 के हिसाब से, 3040 वैल्यू थी, इसमें से 2533 चला गया, 507 बच गया। कितने यूनिट्स है 50 यूनिट्स, तो ये 507 को 50 से डिवाइड करिए, रेट निकाल लीजिए 10.14। तो ये आ गया 10.14। फिर जब इशू होगा 200 आया 10.5 के हिसाब से 2100, 300 यूनिट्स और आया 10.8 के हिसाब से 3240। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 507 पहले था, 2100 और आया, 3240 और आया, कुल मिला के 5847 वैल्यू हो गई। और क्वांटिटी कितनी है 50 थी पहले से, 200 और आया मतलब 250, फिर 300 और आया 550। तो 550 यूनिट्स वैल्यू है 5847, डिवाइड करके एवरेज रेट निकाल लीजिए 550 10.63। ये 10.63 रेट है, अब इसी पे इशू करेंगे। तो ये बहुत इजी मेथड है, आप एक बार ट्राई करिएगा सिंपल मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है। तो अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगेन रिकमेंडेड नहीं है। आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूछ ले, क्योंकि आज तक कभी नहीं आया है, तो चांसेस है कि पूछ ले। क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में भी ऐसा आ जाता है ना कि ये टॉपिक तो कभी नहीं आता, इसको छोड़ देते हैं। अब एग्जाम में वो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो आप छोड़ के जाओगे, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा जरूर। फिर है मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज बहुत इजी है।
अगर 2 आइटम्स का मूविंग एवरेज निकालना है तो 2 आइटम्स को पकड़िए, जैसे 15 20, इनका एवरेज क्या होगा 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 17.5। फिर एक स्टेप नीचे आ जाइए, 2 आइटम को पकड़िए 20 और 18 36 36 बाई 2 18। फिर एक स्टेप नीचे आ जाइए 18 और 16 प्लस डिवाइडेड बाई 2 17। अब एक स्टेप और नीचे आ जाते हैं 16, लेकिन इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो 2 आइटम नहीं मिल रहे हैं, तो अब मूविंग एवरेज और नहीं निकल सकता है 2 आइटम्स का। क्लियर है? 3 आइटम्स का बोलेगा तो 3 आइटम को पकड़ेंगे 15 20 18, तीनों को पकड़ा, ऐड किया 17.66। फिर एक स्टेप नीचे आइए 20 18 और 16, एवरेज निकालिए 18 आएगा। फिर एक स्टेप नीचे आइए 18 16, 2 ही आइटम है, 3 आइटम नहीं है, तो अब मूविंग एवरेज और नहीं निकल सकता है। सिंपल एकदम। Audio Jungle. Audio Jungle.